नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साथ हमारी मैडम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं दो एक्सपर्ट्स के साथ एक साथ बैठूं। हमारे साथ आज जुड़े हुए संदीप सिंह जी और हमारे साथ जुड़े हुए मनीष जी, क्योंकि मुद्दा ऐसा इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगा कि भाई आज बहुत जरूरत है कि हम एक इस मुद्दे को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। एडवांस एटॉमिक रिएक्टर हैज रीच्ड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, जिसको हम बोलते हैं अटेन क्रिटिकलिटी। अब ये क्रिटिकलिटी का क्या मतलब होता है वो मनीष जी समझाएंगे। पर इस प्रोजेक्ट के पीछे होमी बाबा ने जो सपना देखा था वहां से शुरू करके जो आज हम पहुंचे हैं, उसका आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू हिम। सपना उनका था, उन्होंने पूरा स्टेप वाइज इसको प्रोसेस आउट किया था, बट इसमें कूद पड़े थे हमारे भारत के अंदर कुछ बैठे हुए सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस। चाइना ने बड़ी मजे लेने की कोशिश की, उधर डीप स्टेट भी इन्वॉल्व था। सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं किन मुद्दों की बात कर रही हूँ, बट अटेन्स क्रिटिकलिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम मनीष एंड देन वी विल कम टू संदीप जी, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि पीछे में गेम क्या चल रही थी जिसकी वजह से ये हमारे लिए ये जो हुआ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कीपिंग द ईरान Israel war and many more points. Manish, a very warm welcome on the show. Sandeep ji, a very warm welcome on the show. नमस्ते। थैंक यू गायत्री जी, और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आई थिंक ये बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है इंडिया के लिए, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, भारत का जो विज्ञान है उसके लिए, और एक वो साइंटिस्ट जिसको कि उस समय में पागल कहा गया और क्या नहीं कहा गया, और स्वैग भी था होमी भाभा का, इनके प्लेन को क्रैश करवा दिया। अल्टीमेटली वो इतने इनसिक्योर हो गए जो सुपर पावर्स थे, उनके विजन को भी के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। एक्चुअली कल ये हुआ था, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, दो पार्ट है। एनर्जी वर्ड जैसे ही आता है, अभी ईरान वॉर चल रहा है, हमारे दिमाग में आता है कि यार एनर्जी, और उसके साथ क्राइसिस वर्ड अटैच हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स अभी तक नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते रहे हैं। और उसके जब ये प्रॉब्लम था तो कहा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म, वो पॉल्यूशन फ्री है, वो सस्टेन करेगा, और वही फ्यूचर है। उस फ्यूचर को 1950 में जो देखा गया था कि 3 स्टेज का हमारा प्रोग्राम होगा। फर्स्ट में हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 चल रहा था, हमारे पास कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। स्टेज 2 अभी हुआ, मैं बताऊंगा स्टेज 2 क्या है। और स्टेज 3 की तरफ जा रहे हैं, जहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है थोरियम, जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और ये थोरियम, जस्ट एक सिंपल हिंट देना चाह रहा हूं कि रामेश्वरम, कन्याकुमारी के पास सबसे ज्यादा इसका हाईली कंसेंट्रेटेड वे में अवेलेबल है, और भारत के पास दुनिया का लगभग 1/3 थोरियम एक देश के पास है, वो भारत है। अब मैं एक स्टेप पीछे आना चाहता हूँ। स्टेज 1 और स्टेज 2 जो मैं बोल रहा था हुआ क्या है। वी हैव रीच्ड टू एन पॉइंट जहां पे हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको कि एक उसको नाम दिया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें आप प्लूटोनियम 239 को यूरेनियम के साथ मिक्स किया जाता है और फिर वहां पर ये चलता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 500 मेगावाट का हमारे पास प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको FBR बोलते हैं, कल्पकम तमिलनाडु में था। उसने क्रिटिकलिटी स्टेज को अचीव कर लिया है। क्रिटिकलिटी जो वर्ड है उसका मतलब है कि जब आपके न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, जिसमें जितना न्यूट्रॉन, वो जब भी फिजन रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रॉन फिर से फिजन कॉज करता है, आपके पास सफिशिएंट न्यूट्रॉन निकल रहे हैं जितने की लॉस होते हैं, इट मींस आपका न्यूक्लियर रिएक्टर को एडिशनल फ्यूल नहीं चाहिए, वो खुद सस्टेन करेगा। ये ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। दिस इज मैसिव। वो मैसिव क्या है, क्यों है? क्योंकि जब हम इस स्टेज पे पहुंचे, नेक्स्ट अब इसका है जहां पे हम थोरियम को यूज करने वाले हैं, जो हमारे पास एबंडेंटली अवेलेबल है। आप लोग बार बार न्यूज में सुनते होंगे भारत के पास यूरेनियम नहीं है, सैंक्शन लगा दिया जाता है, दूसरे देश से आप लेना चाहते हैं आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, आपके एटॉम बॉम्ब, उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उस सब पे भी। लेकिन थोरियम एक ऐसा चीज है जो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और हम उसको नेक्स्ट स्टेज में यूज करने वाले हैं। और द मोमेंट मैंने एनर्जी क्राइसिस का चर्चा किया था, जिस मोमेंट पे हम वहां तक पहुंचते हैं जो कि स्टेज 3 है, वी वॉन्ट नीड मेजोरिटी ऑफ द ऑयल इंपोर्ट्स, और जो भी एनर्जी एंड गैस के जो इंपोर्ट्स हैं बहुत सारे चीजों में, वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। मे बी हम यहाँ से जो पावर हम जनरेट करेंगे उसको ही हम एज एन अल्टरनेटिव मेथड, चाहे इंडस्ट्रीज में या बहुत सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू।
एंड सबसे कितना बड़ा है अगर ये समझना हो, रसिया एकमात्र देश है दुनिया में जिसके पास ये कॉमर्शियली एक वाइबल स्टेज पे रन कर रहा है। कंट्रीज लाइक फ्रांस जो कि एडवांस इकोनॉमी है, उसने इस प्रोग्राम पे गिव अप कर दिया। चाइना के पास रसिया से दिया गया टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, बट हैव नॉट अनाउंस्ड एनीथिंग कि वो किस स्टेज में है। सो रसिया के बाद भारत मात्र दूसरा देश है जिसने इस क्रिटिकलिटी स्टेज को पार किया है। हम अब इसके कॉमर्शियल यूटिलिटी और इसके नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम मूव करना चालू करेंगे। जी गायत्री जी। सो दैट वाज अ साइंस एस्पेक्ट। संदीप जी, इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बहुत बहुत तरकीबें इस्तेमाल की गई, और आज से नहीं 20 साल से। कैन यू इमेजिन? मतलब हमारे साइंटिस्ट कितने फोर साइटेड है, कितना लॉन्ग दूर तक सोचकर चलते हैं, और उनको रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया। जी 20 साल से नहीं गायत्री जी, 70 साल से इसको रोका गया। होमी भाभा जी ने 70 साल पहले इसका प्लान कंसीव किया था, और उन्होंने थोरियम को इसलिए चुना था क्योंकि ऑफ कोर्स आप प्लांट वहीं बनाते हैं जहां पर आपका रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल जैसा कि मनीष भाई ने बताया कि भारत के पास है, ठीक है, तमिलनाडु के साथ में है। बहुत सारी इसके स्टोरीज भी हैं। थोरियम इसलिए क्यों, और यह है कि आप बाहर से यूरेनियम मंगाना अपने आप में एक बहुत टेढ़ा काम है। उसके लिए फिर बहुत सारी न्यूक्लियर डील और आप पे सैंक्शंस, बहुत सारी चीजें, फिर आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट भी किया था उसके बाद भी सैंक्शंस। उसका आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ईरान यही करता रहा कि कह रहा था कि हम तो पावर जनरेट करेंगे, लेकिन बाद में उसके लोग भी ये कहते रहे हमें जिनाद वगैरह की बम बना के इसराइल पे मारेंगे। तो ये उनकी शुरू से भाषा रही, इसीलिए उसको रोका भी गया। और जो युद्ध चल रहा है वो भी इसका एक बड़ा कारण ये भी है। अब वो झूठ है कि सच है वो एक अलग कहानी है। कमिंग बैक टू भारत, अटल जी ने सन 2003 में इस प्लान को फंड करके इसका पूरा बजट सैंक्शन करके गए थे। अब आप समझ लीजिए 4 से 14 के बीच में क्या हुआ होगा, ठीक है। अगेन जब मोदी जी आते हैं तो उस प्लान को फिर से शुरू किया जाता है। और जो साइंटिफिक, अच्छा ये बात ध्यान में देने वाली है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है ये मोदी जी ने अपने अंदर में ही रखी है सदैव से। तो उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो खुद उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज यह बात क्यों इंपॉर्टेंट, आज की टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, जो युद्ध चल रहा है उससे पता चल गया है कि भारत पूर्णतः अपना जो भविष्य है वो तेल और गैस पर निर्भर नहीं रख सकता है। आत्मनिर्भर की जब बात आती है आत्मनिर्भर होने की, तो ऊर्जा में भी आपको आत्मनिर्भर होना है। कोविड ने आपको बताया कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरे से सोनिया गांधी ने चाइना को वो कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। आईटी आपका पूरा जो है बहुत सारा अमेरिकन कंपनीज ओन करती हैं आईटी सर्विसेज जो भी है, और आपकी आईटी इंडस्ट्री पूरी अमेरिकन सर्विस डिपेंडेंट है। आप ऊर्जा, आपका वेपन्स अभी जाके आपने डेवलप किया तो ऑपरेशन सिंदूर में आप दिखा पाए कि आप पूर्ण रूप से किस तरीके से स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। अब इसकी टाइमिंग इसलिए भी है, आप सोचिए एफसीआरए का भी जो रेगुलेशंस था वह लाया गया, एनजीओ को बांधा गया, उनके इकोनॉमिक चैप्टर्स क्लोज किए गए, नक्सलाइट्स निपटाए गए, उसके बाद एफसीआरए के रेगुलेशंस लाए गए। क्यों? क्योंकि अगर इसकी हम बात करें, यह रिएक्टर इसकी लोकेशन है कुंडल नहीं, इसकी है कलपक्कम, जहां पर ये क्रिटिकलिटी अचीव की गई है। पर एक और लोगों को ध्यान होगा, कुंडकुलम करके भी एक जगह थी जहां पर न्यूक्लियर प्लांट जो है वहां के लोकल लोगों ने बंद करा दिए थे। अब दोनों में फर्क है, दोनों तमिलनाडु में है। कुंडकुलम है साउथ तमिलनाडु में, श्रीलंका के पास, जहां एलटीटी का बहुत ज्यादा वर्चस्व था और जहां पर क्रिप्टो क्रिश्चियंस की अधिकतर भरमार है। कलपक्कम है नॉर्थ तमिलनाडु में, पुडुचेरी के भी ऊपर है, तो वहां पर थोड़ा सा इन लोग का दखल कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर प्लांट चलता रहा, यहाँ पर ये टेस्टिंग होती रही, यहीं पर रॉ मटेरियल भी, और ऑफ कोर्स हमको वाटर, हैवी अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वो सी के पास में ही है। जापान का भी फुकुशियामा वाला जो सुनामी में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, तो आपको अभी मनीष भाई ने फ्रांस की बात की, फ्रांस ने छोड़ दिया। आप सोचिए फ्रांस का 70% पावर जो है न्यूक्लियर बेस्ड है, उसने भी छोड़ दिया। ये इतना प्रॉब्लमेटिक इसमें था। इसमें एक सोडियम यूज होता है काफी ज्यादा, सोडियम एयर से भी रिएक्ट करता है, सोडियम वाटर से भी रिएक्ट करता है, लेकिन एक इसके इसमें एक होता है, जैसे हैवी वाटर यूज करते हैं या रेगुलेशन के लिए हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। यूरेनियम बेस्ड के लिए हम अलग यूज करते हैं, जो उनको बोलते हैं हैवी वाटर। एक सेकंड पॉज कीजिएगा जरा।
जी तो सोडियम जो है एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डाइसी एलिमेंट है, जिसके रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए फ्रांस भी नहीं कर पाया, जर्मनी नहीं कर पाया, जापान भी नहीं कर पाया। अच्छा, जैसा रशिया ने तो किया किया, लेकिन रशिया ने इसको सेल ऑफ किया किसके लिए? चाइना के लिए। तो चाइना के पास कौन सा थोरियम था? चाइना ने प्लान बनाया भारत से यह थोरियम एक्सट्रैक्ट करने का। कैसे किया उन्होंने? सोनिया गांधी का काल था, एमओयू करके बैठी थी, भारत का आयरन ओर भी स्मगल होके जाता था। और आप लोग को याद होगा कि एक राम सेतु प्रोजेक्ट जो है आने वाला था भारत और श्रीलंका के बीच में। राम सेतु प्रोजेक्ट तो नहीं था, मतलब वो प्लान ये था कि जो पाक स्ट्रेट है उसको पूरा ड्रेज करेंगे, ताकि जहाजों के निकलने के लिए रास्ता बनाएंगे, और उसमें पूरा राम सेतु टूट जाता। यह बात यूएस को नहीं पसंद आई, तो अपने यूएस एजेंट को लगाया यहाँ पे, और फिर उसको कोर्ट में, वो जैसे नेशनल हेराल्ड का भी उन्होंने केस डाला था। फिर उन्होंने यह जी, तो उन्होंने यह केस लगाया कि यह राम सेतु है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और उसी केस में सोनिया गांधी ने बकायदा, उनकी सरकार ने, कपिल सिब्बल ने एफिडेविट लगाया कि राम तो काल्पनिक हैं। तो था क्या, वहां पे थोरियम डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसके आसपास है। उनका ये प्लान ये था कि, और इस बीच में यह भी खबरें थी कि चाइना ने, चूंकि श्रीलंका में भी पोर्ट बनाया था, हम्बन टेटा पोर्ट करके था, वहां पर उसके शिप्स आते थे, वो थोरियम एक्सट्रैक्ट करके स्मगल करके लेकर जा रहे थे। और ये भारत के रिसोर्सेज दुनिया को बेचने में तो गांधी खानदान एकदम नंबर 1 है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। आयरन ओर जाता था वहां से, रिफाइन होके भारत में आयरन आता था, और भारत की फैक्ट्रीज जो आयरन बनाती थी वो महंगी पड़ती थी, और चाइना से आता हुआ आयरन सस्ता पड़ता था। ये तो मतलब कई बार ये हमने देख रखा है, और मेरे जानने वालों के भी इस तरीके से अनुभव रहे। कमिंग बैक टू, अगर हम इसकी बात करें तो आज भारत ने अपने, यह सिर्फ यह कार्य करने में कितने साइंटिस्ट्स को सेफ रखा गया होगा, किस तरीके, ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। आप जब अपनी आत्मनिर्भरता पर आगे बढ़ते हैं, आप सोचिए ये सब क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पिछले 100 साल में नहीं हो सकते थे? हो रहे थे, कोशिश जारी थी, लेकिन अमेरिका को पूरी दुनिया को डिपेंडेंट बनाना था किस पर? तेल और गैस पर। क्यों? और वो भी किस में ट्रेडिंग होनी चाहिए? डॉलर में। तो एनर्जी किसी भी दुनिया में किसी को भी चाहिए, उसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए डॉलर में, ये यूएस ने इंश्योर किया। और उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को पीछे फेंक दिया। इलेक्ट्रिकल कार्स ऐसा नहीं था कि 1920s 30s में उन पे काम नहीं हो रहा था, पर वो पूरी तरीके से रोक दी भी गई। वो टेस्ला जैसी कंपनी आती है जो क्या कहते हैं, नॉन ऑटोमोबाइल कंपनी थी, वो ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं थी। और टेस्ला के आने के बाद तत्काल जो है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सबकी इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी, सड़क पे बिकने लगी। तो ये सारे आपके पास अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम चल रहा है। हर हर जापान ने, सबने अपने ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस पर काम किया है। पर आप डिपेंडेंट रहें एक करेंसी पर, ताकि उससे अमेरिका चलता रहे, ये अमेरिका ने इंश्योर किया। और हम सबको पूरी तरीके से डिपेंडेंट बनाया किस पर? तेल और गैस पर, जो कि जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है, और उसी को कंट्रोल करने की लड़ाई लड़ाई लड़ रहा है। सऊदी अरब या यूएई ये सब जब डॉलर के कुचक्र से बाहर जाना चाह रहे थे, तो देखिए क्या किया है। बाकी तो इस पे अभी बहुत सारी बातें हैं, आगे भी की जाएंगी। जी गायत्री जी। मनीष जी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, और इससे बड़ा अचीवमेंट आज के डेट में मैं देखती नहीं हूँ, जैसा भी संदीप जी ने बताया। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, स्पेशली द जियोपॉलिटिकल एंगल? जी। बिल्कुल, देखिए इसमें 2 बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे संदीप जी ने कवर किया था कि जो स्मगल वाला पार्ट, लाइक इन चाइना एंगल, वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना सेम चीज़ को परस्यू कर रहा है, और यहाँ पे दे हैव टेकन द टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया, एंड उस चीज़ को काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई उनका जो वो जो थोरियम वाला था, वन ऑफ द रीज़न जो श्रीलंकन पोर्ट है वाज़ एक्सेस टू, जो उनको वो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के थ्रू जो वो तोड़ना था, उसको पासेस बनाने थे एंड ऑल। और जब आप देखेंगे अगर हिस्ट्री में उसमें जाकर के, तो जो विरोध भी हुआ है, वीएचपी ने सिर्फ इस चीज पे विरोध नहीं किया कि यहाँ पे राम सेतु है मत तोड़ो। विश्व हिंदू परिषद ने, विश्व हिंदू परिषद में प्रवीण तोगड़िया जी का बयान है कि यहाँ पे थोरियम डिपॉजिट्स हैं, वो भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने तोड़ा मतलब आप तोड़ फोड़ वहां कुछ भी करो, वहां पे हम नहीं देखने वाले हैं। और अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा कि कौन से लोग थे जो उस प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स थे, कि भाई ये प्रोजेक्ट सबसे जरूरी है अभी के टाइम में।
और उससे कहीं ज्यादा व्यापार अभी हो रहा है, जबकि राम सेतु इंटैक्ट है वहां पर। ना दूसरा इसमें एंगल देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है, अमेरिका को भारत ने भनक ही नहीं लगने दिया कि हमने क्रिटिकलिटी तक हम इसमें पहुंच रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर डील ये सब हुआ, और उस न्यूक्लियर डील का नलीफाई उस मोमेंट पे हो जाएगा जैसे ही आपको यूरेनियम चाहिए ही नहीं। अगर आपने पूरे अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में से यूरेनियम चाहिए होगा, उसका अलग अलग वेरिएंट्स है, 238, 239, यहाँ पे 238 इवन की कहा जा रहा है कि अगर इसमें कुछ और एडवांसमेंट्स हो, हम 233 वर्जन को भी हम यूज कर लेंगे, तो उसमें वेरिएंट्स चाहिए ही नहीं। तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी है क्यों चाहिए? एक दूसरा, अब एक चीज और हुआ रिसेंटली इसमें गायत्री, जब देखेंगे कि न्यूक्लियर सेक्टर जो है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मारने दिया गया है, एंड इसको भी लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ था जब ये मोदी सरकार रिसेंटली, अभी आई थिंक ये बजट या उसके इमीडिएट बाद ये अनाउंसमेंट हुआ, और उसको लेकर के भी उसमें कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया। अब ये जिस न्यूक्लियर डील को ये अपने पूरे टेन्योर का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट मानते हैं, ये जो हमारा ब्रेक थ्रू मोमेंट है, चाहे प्राइवेट प्लेयर को उसमें एंट्री देना, ये उस दोनों ही चीज को काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन से बाहर कर देगा, नॉट इमीडिएटली बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड यू नेवर नो कि जब हम इस चीज को हम बना रहे, अभी तो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, कभी भी हम बड़ा टेक्नोलॉजी क्रैक करते हैं, फिर उसको हम छोटे छोटे पैकेजेस में कैसे लेकर के आ सके उसके तरफ बढ़ते हैं। इसका एक नया डायरेक्शन इसमें ये पोटेंशियल है गायत्री जी कि हो अभी आप इससे ग्रीन हाइड्रोजन जिसकी बात चल रही है देश भर में कि पूरे हम रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उसके बाद जो हमारा बुलेट ट्रेन और इस सब की हम बात कर रहे हैं, जहां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज है, इलेक्ट्रिसिटी का ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट उस जगह पे बन जाएगा। अगर वहां पे ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बना तो आपके जो पावर प्लांट्स हैं एंड ऑल, जहां पे अभी हम चाहे कोल यूज करें जिस भी तरीके से, उसको आप रिप्लेस करना चालू करेंगे। एंड दिस इज समथिंग जो क्रिटिकलिटी की बात करें कि ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे चला गया, देन जो ब्लैकमेलिंग होता है बहुत सारे टाइम पे, अरे ये नहीं सप्लाई होगा, ये रोक दूंगा, ये कर दूंगा, Why we even need to think about that? हमें यूरेनियम ही नहीं चाहिए उसके लिए। हाँ ठीक है, यूरेनियम कभी पोखरान में फिर से बुद्धा को हंसाना है या कुछ करना है तो उसके लिए चाहिए होगा। और यहां तक ही नहीं, आज इलेक्ट्रिक कार की बात हो रही है, मैं ये बहुत फार-फेच्ड स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, इज देयर अ वे कि पुट द न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे इन द कार, ए वेरी नैनो फॉर्मेट। आपको टेस्ला फिर क्यों चाहिए? वो जो अमेरिका, जो अभी जैसे संदीप जी ने बहुत सही चीज कहा कि ये इलेक्ट्रिक कार आज से आप देखेंगे 1960s 70s में भी उसके ऊपर आपको मॉडल्स एंड ऑल निकलते, लेकिन उसको अचानक से सप्रेस कर दिया गया। और ये टाइम पूरा का पूरा कोइंसाइड करता है जब पेट्रो डॉलर वाला चीज अमेरिका 1970s में जब वो लेकर के आया, उसी टाइम पे सारे इलेक्ट्रिक कार और इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा ऐसे हटा दिया गया जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, और अचानक से भी बन गया है वो। तो अगर ये जो काम कर रहे हैं, अगर इसका ब्रेक थ्रू मोमेंट यहां तक पहुंचा कि उसको हम पैकेज करके, ठीक है ये न्यूक्लियर पावर्ड बेबी कार है, ये बहुत फार फेच्ड आइडिया, बहुत सारे व्यूअर्स इस पे कमेंट करेंगे, लेकिन अगर वो पैकेजिंग होता है, अब सोचिए कि वो इलेक्ट्रिक जो ये अभी बना करके सेल करना चाह रहे पूरा दुनिया भर में, वो भी इक्वेशन से बाहर। तो जब और आप मिडिल ईस्ट और ये तो आप छोड़ दीजिए, और जब एक बार वो ब्रेक थ्रू मोमेंट, क्योंकि भारत जो है अभी उस क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है जहां पर हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट फॉलो कि बाकी किसने क्या किया और उसको हम बनाएंगे। जो जुगाड़ वर्ड था ना, उस जुगाड़ को छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। दिस इज द इनोवेशन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको लेकर के आइए। हम वहां जा रहे हैं, हम वो चीज लेकर के आने वाले जो आज से पहले अगर किसी ने सोचा नहीं था, या सोचा था तो करके नहीं दिखा पाया। यूएस जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जैसे पोखरण टेस्ट किया गया था, कुछ वैसे ही इसको भी छुपा कर धीरे धीरे और एकदम उसमें रखा गया है, सीक्रेसी में रखा गया है। बिल्कुल, आप सोचिए, अब जब इंडिया के लिए इसमें तो हिस्ट्री ऐसा रहा है ना कि होमी भाभा का प्लेन क्रैश करवा दिया गया। यहाँ पे इसरो और इसके साइंटिस्ट कभी न कभी संदिग्ध अवस्था में मृत पाए जाते हैं अपने। तो ये तो जितना सीक्रेसी इसका मेंटेन किया जा सके, सिर्फ हम एक छोटा सा स्टेटमेंट दे करके निकल जाए, बस उतना ही काफी है जब ये सक्सेसफुल हो जाए तो। जी नम्बी नारायण जी के साथ देखिए क्या हुआ। हाँ, कोविड में एकमात्र आदमी थे जिनके साथ नम्बी नारायण जी मिले थे अपने ऑफिस में, कोविड काल में मिले थे प्रधानमंत्री जी, नम्बी नारायण और आर माधवन जो एक्टर थे। आपने बड़ी सही बात कही मनीष जी कि ग्रीन हाइड्रोजन अपना आने वाले समय का सबसे बड़ा फ्यूल का सोर्सेस हो सकता है, और उसके लिए एक ही चीज है, एक ही थ्रेशोल्ड है कि उसमें जो इनपुट पावर कॉस्ट है, अगर उस पावर की कॉस्ट हम किसी तरीके से रिड्यूस कर पाए तो हम हाइड्रोजन अपने
अब मैं भी कुछ इन चीज़ों पे आप लोग जानते हैं कि आई वर्क इन द सेम सेक्टर, तो हम लोग भी इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं और हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है कि हम एक चीप पावर के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन हम कन्वर्ट करने के प्रोसेस में हैं ऑलरेडी। आप थर्मल के लिए देखिए कितना बड़ा आपका जो है, अच्छा जब आप ये इस तरीके से भी, इस प्रोसेस से भी जब आप क्या कहते हैं पावर जनरेट करते हैं, चीप पावर न्यूक्लियर के भरोसे, तब आप थर्मल पे नहीं डिपेंडेंट हो रहे होते हैं, तब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर नहीं डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए भी आपके मतलब बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपको हर जगह आप वो क्रिएट भी नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बड़ी बड़ी नदियां चाहिए होती हैं। उसके बाद थर्मल के लिए भी आपको ह्यूज कोल रिजर्व चाहिए होते हैं, उसके लिए आपका कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है। पर न्यूक्लियर के लिए आपको कार्बन रेटिंग्स भी मिल सकते हैं अगर आप विदाउट कार्बन उत्सर्जन किए हुए आप अगर अपना इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे हैं तो। सेकंड, सबसे मेन बात है कि जो आप कंपेयर कर सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर कंपेरेटिव टू थर्मल पावर, कंपेरेटिव टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या कॉस्ट आती है पर यूनिट। अभी तो सोलर पे भी काम चल रहा है, सोलर पे भी काफी रिफाइनमेंट हो रही है और मोदी सरकार का सबसे बड़ा जो कार्य है, मोदी जी ने एक बार अपने स्पीच में भी कहा था कि एक जो पेट्रोल और गैस से जो हमारी क्या है ना इम्पोर्ट की जो कॉस्ट है, आपको मंगाना ही मंगाना है। और सर बात यह है कि जब उतना बड़ा आप दलदल में फंसे हुए कि आपकी पूरी एनर्जी, अभी देखिए क्या होने लगता है, अभी वो कौन सा ओझा बोझा क्या है, वो क्या कह रहा था, गैस की कमी हो जाएगी तो आग लग जाएगी तो मजा आ जाएगा तो मैं तो चाइना भाग जाऊंगा। ये सब अमेरिकन एजेंट्स हैं, ये सब यही चाहते हैं कि बाहर आप किसी देश को परेशान कैसे कर सकते हैं। आप उसके एनर्जी सोर्सेस को, जब अगर यूएस के डॉलर पे डिपेंडेंट है, यूएस ने ही इंश्योर कर रखा है आज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है, जो भी चल रहा है, पॉइंट इज की आप सिर्फ अपने देशवासियों से भी परेशान हो जाते हैं और वहां पर भी अफरा तफरी मचती है, प्लस आपकी गर्दन पर एक तलवार सदैव लटकी रहती है अगर आपकी ऊर्जा बाहर से आ रही है। और लोग आपको सिर्फ ऊर्जा के लिए परेशान नहीं करते, फिर वो आपसे अपनी सारी शर्तें मनवाते हैं। वो आपसे कुछ भी कहलवा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे दो, वहां पे हम एयरबेस बना लेंगे। ये सब होता है, ये अमेरिकन एजेंट्स बैठ के 2004 से 2014 तक यही कर रहे थे, बिकॉज आप डिपेंडेंट थे हर तरीके से। तो अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंडिपेंडेंट होने का समय आ गया है और भगवान राम आप देखिए मतलब क्या अद्भुत है, जब से वो ढांचा गिरा है अयोध्या में तब से भारत का उत्थान ही उत्थान हुआ है। और जब से भगवान राम आए हैं तो आप देखिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके। और आप जोड़ सकते हैं इसको, कहने वाली बात नहीं, आप जोड़ सकते हैं कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है पूरे पूर्वांचल का, यूपी का छोड़ दीजिए, भारत कितनी मुसीबतों से बचा हुआ है। तो ये आशीर्वाद है और इन्हीं आशीर्वादों को तोड़ने के लिए आक्रांता आए थे। अब देखिए उनके यहाँ क्या हाल हो रहा है, अनइमेजिनेबल हो रही हैं चीजें। जब से भगवान राम यहाँ प्रतिस्थापित हुए अनइमेजिनेबल चीजें हो रखी हैं, ठीक है। तो 2019 में फैसला भी आया था और कोविड लॉकडाउन भी लगा था, जब टेंट से हटाकर एक अस्थाई मंदिर में भगवान राम रख दिए गए, तो उसी के बाद लॉकडाउन लगा था और वैसी चीज से भी भारत बाहर निकल आया। तो कोई माने ना माने, हमारे पास तो है फैक्ट्स, हमारे पास तो है, हम क्या कहते हैं कोलैट कर सकते हैं इन चीजों को। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स टू लिव इन। और सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों से ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को भी ये सारी जानकारियां, सारी चीजें अवेलेबल कराएं। इस भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ा करियर आपके बच्चों का बन सकता है, सबका बन सकता है, जानने वालों का भी बन सकता है। चाहे वो इथेनॉल के थ्रू आप कर रहे हो, चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू पेट्रोल के चीजों पे कम करो। अब ये देखिए छोटी सी बात बताता हूँ, 200 कंपनीज यूज की गई हैं इस प्रोसेस में। मनीष भाई कह रहे थे जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, 200 कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप्स, इनके माध्यम से यहाँ तक कि आपके भाभा जी और विक्रम साराभाई, इन दो लोग का बहुत बड़ा योगदान था कि इन लोगों ने जब ये अपनी रिसर्च R&D कर रहे थे उस समय, तो इन लोगों ने बहुत सारी कंपनीज कई लोगों से खुलवाई थी कि आप हमको ये पार्ट्स अवेलेबल कराओ, हमको ये पार्ट्स अवेलेबल कराओ, हमको ये सिस्टम, ये सर्विस दो। और बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बाद में बन गए। तो प्राइवेट प्लेयर्स ही तो दुनिया चलाते हैं, और कोई चलाता कौन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता कौन है? टाटा अकेले थोड़ी, टेल्को मोटर्स, वहां पे एंसिलरीज हैं बहुत सारी। आज गुजरात में जो सानंद में हुआ है, वहां पे क्या वहां के लोगों को सिर्फ वो नौकरी कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। एक सफाई करने वाली कंपनी जो है नाम बोल रहा हूं मैं उसका, सफाई करती है वो मतलब वो हजारों करोड़ की कंपनी है वो,
वो पूरा सफाई का ठेका लेती है, ठीक है, फैक्ट्रीज का या बड़े बड़ी चीजों का या वेस्ट डिस्पोजल का। तो काम की कोई कमी नहीं है। जी ऊर्जा क्षेत्र में अपने बच्चों को बताइए कि पढ़ें लिखें जानें समझें, इंटरेस्टिंग टाइम्स टू लिव इन, बहुत शानदार समय है। करियर नहीं, कंपनियां बनाइए, करियर के अलावा कंपनियां बनाइए, अपने बच्चों को अपने रिटायरमेंट के समय कंपनियां दीजिए ताकि नौकरी करने की आवश्यकता ना पड़े, आपके पास रहें, आपके परिवार के पास रहें, परिवार भी सुरक्षित है, व्यापारियों के ही परिवार सुरक्षित एक साथ रह पाते हैं। जी तो ये वी आर लिविंग वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, और इसका साइंस भी बड़ा मजेदार, उस पर एक अलग से हम और मनीष भाई भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यह यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस को एक एटम हिट करता है। थोड़ा सा यूरेनियम लाए हैं, उससे फिर हम प्लूटोनियम बनाकर फिर उस प्लूटोनियम से हम थोरियम को कैसे एनरिच करेंगे। थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज जब आएगा तब बड़ा मजेदार होगा जी। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट जिन्होंने ये कर दिखाया है। सिर्फ रशिया के पास ये है टेक्नोलॉजी, किसी के पास नहीं है, राइट? सो बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर हमने जितनी आज बातें की ना गायत्री जी, ये किताब द वेस्टेड डिकेड्स 1947 से 1991 तक कैसे बर्बाद किया भारत को, सब किसने किसने मिल के, मतलब मूड खराब हो जाता है। पर अब सही समय आ गया है कार्य करने का, अपना जीवन बनाने का, भारत बनाने का। सॉरी आई इंटरप्टेड यू जी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।